हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज जो अपनी वीडियो है, आज की अपनी वीडियो सीरीज़ जो है वो 9वें नंबर की वीडियो है। बायोलॉजी की हम MCQ सीरीज़ सोल्व कर रहे हैं, जिसमें ये है 9वीं वीडियो। इतना बढ़िया थंबनेल बनाया है, इतना बढ़िया चित्र बनाया है, इसका श्रेय मेरे छोटे भाई कार्तिक को जाता है। कार्तिक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक भाई ही ये सारी की सारी PDF तैयार करते हैं। सारे ये प्रश्न जो आप लोगों को मैं सोल्व कराता हूँ, कार्तिक भाई तैयार करते हैं। तो बहुत मेहनत है, मेरी तो बहुत कम मेहनत है, सारी की सारी मेहनत उनकी है, वो तैयार कर रहे हैं। और ये आज का जो इन्होंने चित्र बनाया, मैंने तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, तो उन्होंने ही बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये MCQs का महामेला नाम भी उन्होंने ही दिया है। तो महामेला है MCQs का, तो एक एक करके इस महामेले में जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? साथियों, 5 जगत वर्गीकरण का मतलब है जीवों को 5 प्रकार में बांटा गया। भाई एक साइंटिस्ट हुए हैं विटेकर नामक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जीव जो हैं वो 5 प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं, 5 प्रकार से बांटे जा सकते हैं, और इसी वर्गीकरण को 5 जगत वर्गीकरण बोलते हैं। तो ये किसने दिया है? विटेकर ने दिया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बनता है। तो ये हो गया। अब इससे एक प्रश्न और बनता है कि जीवों को 2 हिस्सों में किसने बांटा था? भाई जीव जो हैं उनको 2 हिस्सों में किसने बांटा था? वो बांटा, जैसे 2 हिस्से कौन कौन से? जैसे पेड़ पौधे, पहला तो 2 प्रकार से बांटा, पेड़ पौधे, और दूसरा बांटा जंतु। तो ये किसने बांटा था? ये बांटा था जनाब कार्लस लीनियस ने। तो एक साइंटिस्ट हैं कार्लस लीनियस नाम के, तो कार्लस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा जीव 2 प्रकार से हैं, पेड़ पौधे और जंतु। और किस बुक में कहा था? तो किस बुक में इनका वर्गीकरण किया था? वो किया था सिस्टेमा नेचुरी बुक में। तो सिस्टेमा नेचुरी जो किताब है, उस बुक में उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। किसने किया? कार्लस लीनियस ने। इसीलिए वार्गीकी का, टैक्सोनॉमी का पिता भी किसे कहा जाता है? कार्लस लीनियस को ही कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय का मतलब है जिसमें केवल और केवल एक ही कोशिका हो, यानी जिसमें केवल एक ही सेल हो, जो एक ही कोशिका से बने, उस जीव को बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है एसिटेबुलेरिया। तो एसिटेबुलेरिया जो जीव है वो वास्तव में एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल होती है इसमें, और ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है जनाब, तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वैसे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग का अंडा। जो शतुरमुर्ग का अंडा है वो धरती पर सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, कोशिका तो इसमें भी एक है, लेकिन ये एक कोशिका से जीव बन गया, तो वो कौन सा है? एसिटेबुलेरिया। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा बच्चा, भाई सबसे बड़ा बच्चा कौन से जीव का है? हाथी का बच्चा बड़ा होता है, गैंडे का, ऊंट का, या नीली व्हेल का? आप सब जानते हैं धरती पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, सबसे बड़ा जो स्तनपाई है, सबसे बड़ा जो स्तनपाई जीव है, जो मैमाल्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वो है ब्लू व्हेल, नीली व्हेल। तो नीली व्हेल अगर सबसे बड़ी है तो इसका बच्चा भी तो सबसे बड़ा होगा, सीधी समझने वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से विषम पद कौन सी है? आपको विषम पद बताना है। इनमें से जो विषम का मतलब है 3 एक जैसे होंगे और एक इनमें से अलग होगा, कौन सा बताना है। देखो व्हेल भी स्तनपायी जीव है, छिंचुक भी, चमगादड़ भी, ये तीनों के तीनों स्तनधारी हैं।
ठीक है। केवल मत्स्य जो है वो जलीय जीव है और स्तनधारी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सबसे अलग है, इसीलिए विषम पद ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न जो है वो देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। देखियो साथियों, इनमें से सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। आप डायनासोर की तरफ बढ़ोगे, लेकिन डायनासोर से भी बड़ा कौन है, व्हेल है। जो नीली व्हेल है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। धरती पर सबसे बड़ा, धरती पर नहीं संसार में, धरती पानी जल हर जगह अगर मिलाओगे, भाई जीव कहाँ कहाँ मिलते हैं, आप कहोगे जी जल में मिलते हैं, धरती यानी थल पर मिलते हैं, धरती कह लो या थल पर मिलते हैं, या फिर हवा में, ठीक है ना। तो कहीं भी आप ढूंढ लेना, जल में, धरती में, थल में, हवा में, तो सबसे बड़ा जीव है वो है नीली व्हेल। तो विशालतम स्तनधारी कौन सा है, वो है व्हेल। हाँ, वह अगर सिर्फ और सिर्फ थल की, जमीन की बात करोगे तो फिर अफ्रीकी हाथी सबसे बड़ा जीव है, विशालतम जीव है अफ्रीकी हाथी। लेकिन यहाँ केवल धरती की बात नहीं हो रही, पानी पूनी सबको मिला के बात हो रही है। निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है। स्थलचर का मतलब है जो स्थल पर रहता है, स्थल पर रहने वाला। स्थल का मतलब है जमीन पर रहने वाला। अब जो व्हेल है, व्हेल जो है वो बड़ी तो है, लेकिन वो जमीन पर थोड़ी ना रहती है, वो तो पानी में रहती है, समझ रहे हो। तो जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जीव हमने अभी अभी चर्चा की थी, अफ्रीकी हाथी होता है। तो अब वैसे तो भारतीय हाथी भी खूब बड़ा है, लेकिन भारतीय हाथी से भी विशाल है कौन है, अफ्रीकी हाथी। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, मानव जाति का अगर आप वर्गीकरण करोगे, मानव जाति का अगर वर्गीकरण करना हो तो आँख जो हैं उनको कसौटी के तौर पे यूज करते हैं, नाक को कसौटी के तौर पे यूज करते हैं, और बाल को कसौटी के तौर पे यूज करते हैं। इसका सटीक उदाहरण देखो, अगर आपने देखा होगा गाँवों में या घरों में, जब किसी के साथ शक्ल मैच की जाती है तो हम आंखें मैच करते हैं, नाक मैच करते हैं। इसकी नाक तो इसकी बुआ के ऊपर गई है, ठीक है। बाल वैसे मम्मी जैसे बाल हैं, या नाक जो है वो दादा जैसी है, आंखें जो हैं वो पापा जैसी हैं, समझ रहे हो। तो इन तीन कसौटियों से हम वर्गीकरण करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि इसके कान तो इसके चाचा जैसे हैं? तो कान से कभी भी वर्गीकरण नहीं किया जाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, वर्गीकरण किया जाता किससे, आंख से, नाक से और बाल से, नहीं किया जाता किससे, कान से। तो इसने यही पूछा है जिसका वर्गीकरण में कसौटी के तौर पे प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कान। आठवां है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। विशाल, देखो जीवित पक्षी की बात है, आज के दिन जो मौजूद है विशालतम पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी, तो आप सब ने देखा हुआ शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जो पक्षी है धरती पर वो कौन है, शुतुरमुर्ग। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच बोलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है। साथियों, दुनिया में सबसे जो छोटा पक्षी है वो इतना छोटा है, बिल्कुल, और इतना सा होता है, बिल्कुल इतना सा रंग बिरंगा पक्षी होता है जिसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। इस पक्षी को बोलते हैं हमिंग बर्ड, और ये बहुत छोटा होता है, लगभग ये 5 सेंटीमीटर का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 सेंटीमीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा की बात है तो 5 सेंटीमीटर ही लगा लो। 5 सेंटीमीटर बहुत छोटे साइज का होता है ये, और इसका नाम है हमिंग बर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं गुंजन पक्षी। तो क्या समझ आया, धरती पर जो अपना सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, वो है गुंजन पक्षी, या उसको हमिंग बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कितना छोटा साइज है, लगभग 5 सेंटीमीटर तक है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑप्शन दे रखे कबूतर, तोता, घरेलू गौरैया और गुंजन पक्षी।
तो इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यानी गुंजन पक्षी। ऑप्शन में अगर गुंजन पक्षी ना हो तो क्या करेंगे? हमिंग बर्ड। क्या मिलेगा आपको? हमिंग बर्ड। एक ही बात है, हमिंग बर्ड कह लो या फिर गुंजन पक्षी। ठीक है साथियों, इस गुंजन पक्षी की एक खास बात और है, ये गुंजन पक्षी आगे की तरफ भी उड़ सकता है और पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। तो एकमात्र पीछे की तरफ उड़ने वाला पक्षी भी कौन सा है? वो गुंजन पक्षी ही है। ये सारी बातें याद कर लेनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? आपने देखा है, अभी अभी जाना है कि वर्ल्ड का सबसे छोटा पक्षी है गुंजन पक्षी। और ये जो गुंजन पक्षी है इसमें खास बात है, ये आगे की तरफ भी उड़ सकता है और पीछे की तरफ, और वर्ल्ड में ये इकलौता ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। देखो कितना सुंदर लगता होगा, कैसा कितना रोचक वो नज़ारा होता होगा जब आप इस गुंजन पक्षी को पीछे की तरफ भी उड़ते हुए देखोगे। ठीक है ना, बहुत छोटी सी रंग बिरंगी चिड़िया होती है ये, आपने देखी हो, नहीं देखी हो तो आज यूट्यूब या फिर गूगल से सर्च मार के अभी देखना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर है इसका सही। अगला प्रश्न है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? देखो जैसे मान के चलो ये एक खरगोश है और इसके 4 टांग हैं, ये अगली 2 टांगे हैं और ये इस खरगोश की पिछली 2 टांगे हैं। ठीक है साथियों, 2 टांगे हैं खरगोश की, ये अगली 2 टांगे हैं और ये पिछली 2 टांगे। तो जब खरगोश को खतरे का आभास होता है, खरगोश को ये लगता है कि मेरे जीवन में खतरा आ गया या दुश्मन हमारे नज़दीक है, तो खरगोश अपनी पिछली टांगों को ज़मीन पर पटकना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे ज़मीन पर मारना शुरू कर देगा। समझ रहे हो, अगर ये टांग है तो ऐसे मारना शुरू कर देगा ज़मीन पर। क्यों मारना शुरू कर देगा? क्योंकि उसको खतरे का आभास हो गया है, वो अपने साथियों को ये बताना चाह रहा है कि खतरा आ गया, बचाव कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, युगलबंदी के लिए तैयार रहना, सदस्यों को चेतावनी संकेत, शक्तिशाली विरोधी के समक्ष समर्पण और प्रणय याचना। तो इनमें से आपको पता है कि अपने सदस्यों को, अपने दोस्तों को चेतावनी संकेत भेजता है, वार्निंग साइन भेजता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्या हो गया ये? अगला प्रश्न है, जल में तैरने वाला, मार्ग ठीक कर लें, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? साथियों, जो पक्षी जल में तैरते हैं उनमें खास बात होती है कि उनके जो पैर हैं, मान के चलो ये उनका पैर है, ये जो पैर हैं उनके पैर जो हैं वो, जैसे ये अगर पैर के जो पंजे हैं, उंगलियां हैं, ये एक दूसरे के साथ एक जाली से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे एक जाली से जुड़ी हुई होती हैं जिसके कारण वो पानी में आसानी से तैर पाए। समझ के देखो, अगर एक तो ऐसे ही हो पानी, अगर ऐसे हमारी तरह उंगलियां हो तो हम ऐसे अगर पानी में से उंगलियां निकालेंगे तो आराम से उंगलियां बाहर आ जाएंगी और हम तैर नहीं पाएंगे। अब समझने की बात यह है, अगर ये जाली के साथ जुड़ी हुई हैं तो अगर ये पानी में तैरेंगी तो जाल के साथ जुड़ी हुई हैं तो पानी को पीछे की तरफ धकेल सकती हैं और आगे की तरफ तैरा जा सकता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि जल में जो तैरने वाले पक्षी हैं उनमें खास विशेषता है कि उनके जो पैर हैं वो जाल युक्त होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? कपोत जो है वास्तव में तो रिलेटेड है साथियों कबूतर से। कपोत शब्द जो है वो संबंध रखता है कबूतर से। ठीक है, अब कपोत दुग्ध का मतलब है कबूतर का दूध। अब आप कहोगे सर ये कबूतर का दूध क्या होता है? ठीक है, कबूतर का दूध का मतलब है कबूतर जो है वो एक खास लिक्विड उत्पन्न करता है, खास लिक्विड पैदा करता है जो दूध जैसा होता है। इसीलिए उस लिक्विड को, उस स्रावित पदार्थ को कपोत दुग्ध बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन देखो, फसल, पक्षी, स्तनधारी, उपयुक्त सभी। अब कबूतर तो ऑप्शन में है नहीं, इसीलिए क्या ठीक करना पड़ेगा?
बी। लेकिन अगर पक्षी ऑप्शन में ना हो तो सही उत्तर क्या होगा? कबूतर। ठीक है जी। अगला प्रश्न है अपना, संसार की सर्वोत्तम दूध या नस्ल क्या है? साथियों, संसार की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है गाय। गाय की एक नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाला अगर कोई जीव धरती पर है तो वो है गाय। लेकिन गाय में भी कौन सी नस्ल? गाय में भी होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल जो है, होल्स्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है, ये संसार में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। और ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। वर्ल्ड में नंबर 1 है दूध देने में ये। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, कोड निम्न में से किसकी किस्म है? आप सबने सुना होगा कि एक मछली है कोड मछली। कोड मछली के लीवर का तेल आपने खूब सुना होगा, लोग यूज करते हैं इसको। कोड मछली के लीवर का तेल बहुत फेमस तेल है ये तो, लीवर का ऑयल। ठीक है, बहुत महंगा भी होता है कोड मछली के लीवर का तेल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है। मैं तो खैर यूज नहीं करता, फिर भी कोड किससे संबंधित है? तो कोड एक मछली है, मछली की प्रजाति है, उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। अब कोड मछली जो हो कहाँ काम आती है? वो तेल, कोड का तेल इस्तेमाल में लिया जाता है। और कोड में किस चीज़ से तेल बनता है? कोड मछली के लीवर यानी यकृत से तेल बनता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? अब आपको बताना स्तनधारी कौन कौन सा नहीं है। चूहा भी स्तनधारी है, रीढ़ की हड्डी होती है। चमगादड़ भी, गाय भी रीढ़ की हड्डी होती है, स्तनधारी है। लेकिन शार्क जो है मछली है, ये स्तनधारी नहीं है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है, सारी की सारी मछलियां स्तनधारी नहीं है, लेकिन केवल जो ब्लू व्हेल है, ध्यान रखना साथियों, ब्लू व्हेल जो है वो स्तनपायी है या स्तनधारी है। बाकी सारी जो मछलियां हैं वो किस में आएंगी? स्तनधारी में नहीं आएंगी। केवल और केवल ब्लू व्हेल जो है वो स्तनपायी यानी स्तनधारी में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? आप सबको पता है ध्वनि जो है उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 प्रकार में बांटा। एक तो जो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि, एक है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, और एक है 20,000 से ऊपर वाली बात। ध्यान रखना साथियों, जो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम नहीं सुन सकते, वो ऑडिबल नहीं होती है। वो कहने का मतलब है जो आवाज़ से हवा के कण भी एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं तो साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उस साउंड को सुना नहीं जा सकता क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की है। समझ रहे हो? अब उसके बाद 20 से 20,000 वाली जिसको मानव सुन सकता है, हम सुन सकते हैं, उस ध्वनि को बोलते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी वाली। अब 20,000 से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है उसको हमारे कान नहीं सुन सकते। उसको कौन सुन सकता है? वो है चमगादड़। और आपको पता है चमगादड़ जो हो उसको नज़र तो आता नहीं, दिखता तो है नहीं। अब वो अपना रास्ता कैसे खोजता है? वो खोजता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के द्वारा। अल्ट्रासोनिक जो वेव हैं उनके द्वारा चमगादड़ अपना रास्ता प्राप्त करता है, और वही जो ध्वनि उनको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो पराश्रव्य ध्वनि जिसको हम नहीं सुन सकते उसको कौन सुन सकता है? चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या? ध्यान रखेंगे, पक्षियों में 2 गुर्दे होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, 2 वृषण होते हैं, लेकिन पक्षियों में अंडाशय केवल एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गुर्दा, फेफड़ा और वृषण 2-2 होते हैं पक्षियों में, लेकिन अंडाशय केवल एक ही होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, कुछ जीव तापमानों के कम चरम सहन कर सकते हैं और उनमें खूब बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, कम चरम नहीं, ज़्यादा चरम को भी सह सकते हैं।
ज़्यादा चरम को भी सह सकते, तापमान के ज़्यादा चरम को भी सह सकते और उनमें खूब बढ़ते हैं, ऐसे जो जीव हैं उनको तनुतापी बोलते हैं साथियों। तनुतापी खूब ग्रोथ करते हैं, टेम्परेचर का इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। ध्यान रखना साथियों, प्राणियों के नाम, जैसे हमारा मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। आप सबको पता है जो मनुष्य जो है उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ठीक है जी। अब होमो सेपियंस में क्या है, होमो जो है वो हमारे वंश का नाम है और सेपियंस जो है वो जाति का नाम है। तो वैज्ञानिक जो नाम होते हैं उसमें दो नाम होते हैं, पहला नाम उस जीव के वंश का नाम है और दूसरा उस जीव की जाति का नाम है। अब सवाल ये है ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया प्यारे साथियों लैटिन भाषा में। ठीक है, साइंस के लगभग सब लैटिन भाषा में ही होंगे, लेकिन अगर बात आए वैज्ञानिक नामों की तो वैज्ञानिक नाम 100% कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अब लैटिन में लिखे जाते हैं और ये पूछ ले पहला नाम किससे संबंधित है, तो वंश से, दूसरा नाम जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो जलीय जीव, जलीय समझते जो पानी में रहते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन। और वो भी कौन सी डॉल्फिन है, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो गंगा नदी की जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गंगा नदी की डॉल्फिन भी ऑप्शन में मिल सकता है और गंगा सोन्स भी ऑप्शन में मिल सकता है, कोई भी उत्तर आप टिक कर देना। अगला इसमें साथियों प्रश्न है सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं। आप समझदार हो, ये जो है सांप भी रेंगता है, कछुआ भी, छिपकली भी और मगरमच्छ भी, ये सारे के सारे रेंगने वाली रेप्टाइल्स वाली कंडीशन में आते हैं और उनको बोलते हैं सरीसृप, इसीलिए ये क्या है सरीसृप, सब के सब सरीसृप। रेप्टिलिया वर्ग से है, इनका वर्ग पूछे तो क्या है, रेंग के चलने वाले हैं, रेप्टिलिया वर्ग। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न इसमें बनता है डायनासोर थे। डायनासोर अपने आप में रेप्टाइल्स ही थे और जिनको हिंदी में बोला सरीसृप, तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि वो अपने आप में सरीसृप थे। लेकिन क्या अब डायनासोर हैं, आप कहोगे अब तो नहीं है, वो खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, तो वो सरीसृप थे जो विलुप्त हो गए हैं या लुप्त हो गए हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं। डायनासोर ऐसा नहीं है कि 2-3 साल से ही या 150 साल से ही विलुप्त हुए हैं। डायनासोर को विलुप्त हुए लगभग 6.5 करोड़ साल हो गए। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर धरती पर होते थे और फिर वो विलुप्त हो गए, समझ रहे हो। अब 6.5 करोड़ तो ऑप्शन में नहीं है, 6.5 करोड़ को बोलते हैं 65 मिलियन, तो 65 मिलियन कह लो या 6.5 करोड़ कह लो, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है नाभिकीय विकिरण का जो न्यूक्लियर जो अपनी रेडिएशंस होती हैं उनका अत्यधिक प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। देखियो साथियों, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं उनका दुष्प्रभाव, उनका बुरा प्रभाव वैसे तो हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी आँखों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारी आँखें जो हैं वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, हवा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं और सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आँखों पर ही पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, हर अंग के ऊपर एक शील्ड है। अब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों, नाक के द्वारा हर एक अंग तक जाती है, लेकिन आँखें जो हैं वो ऑक्सीजन बाहर से ही डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ही प्राप्त करती हैं। अब उस हवा में उस ऑक्सीजन में मिलकर अगर रेडिएशंस आ रही हैं तो सबसे पहले किसको असर करेंगी,
आँखों पर ही सबसे तगड़ा दुष्प्रभाव डालती हैं। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? नाग, डायोफिस, इलेपस, अजगर। ध्यान रखना साथियों, ये जो पहले 3 हैं इन सब में विष होता है, जहर होता है, केवल और केवल जहर नहीं होता तो किसमें? अजगर में। अजगर में जहर नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप कहोगे इसमें जहर तो होता ही नहीं है, इसका गुजारा कैसे होता है? ये जहर तो नहीं होता, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि ये खरगोश, हिरन, छोटे मोटे जीवों को ऐसे ही, या जैसे मेरे जैसा अगर कोई है, मेरे जैसे साइज का अगर कोई बंदा है तो उसको भी वैसे ही निगल जाएगा। इतना हैवी है, ये खतरनाक है। मतलब ये चबाता भी नहीं है, खा जाएगा सीधा बस। अभी आ गया चबाने वाला। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? तो मिक्साइन जो जानवर है उसके जबड़े नहीं होते हैं। जबड़े समझते हो? ये जबड़े जो जाज अंग्रेजी में बोलते हैं जा, तो ये जा लेस एनिमल हैं। क्या हैं? जा लेस एनिमल, जबड़े नहीं होते हैं। कौन से के? मिक्साइन जीव के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बिना जबड़ों के भी जीव होते। देखो कितने कितने इंटरेस्टिंग, कैसे कैसे इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो ऑर्थिनोलॉजी है, तो याद करने का, ऑर्थिनोलॉजी जो है वो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अच्छा, एक बार कमेंट करके बताना है आप लोगों को। बाकी जो हैं लिम्नोलॉजी, अरे यार, लिम्नोलॉजी, हेपेटोलॉजी, मेलाकोलॉजी, ये अपने आप में क्या होती हैं? ये सारी के सारे अध्ययन बताने आपने, इनका मतलब क्या है। फिर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो स्पेशल, जिसमें हर चीज़ की स्टडी बताएंगे। भाई सेल, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, टिश्यू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अपने फेफड़े जो हैं, फेफड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नाक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्किन के अध्ययन को क्या बोलते हैं। सारे के सारे अध्ययन एक वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे मेरा प्रश्न है, कमेंट करके बताना है ABC में जो नाम है, लिम्नोलॉजी है, हर्पिटोलॉजी है, मेलाकोलॉजी है, ये किस किस चीज़ का अध्ययन है? आप बताएंगे कमेंट करके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? शीत रक्त का मतलब है जिसका जो खून है वो कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जीव बताना है साथियों। जो बंदर है, चूहा और भेड़िया, ये तीनों जीव होते हैं वार्म ब्लडेड, ये गर्म खून वाले हैं। ये वार्म ब्लडेड जीव होते हैं। केवल और केवल सांप जो है वो कोल्ड ब्लडेड जीव होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो सर्दियां हैं उनमें सांप बिल में जाके छुप जाता है, ठीक है ना। फेवरेबल कंडीशन हो तभी बाहर निकलता है। साफ उत्तर था इस प्रश्न का। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या बोलते हैं? देखो क्या होता है। शीत ऋतु का मतलब है सर्दियां। सर्दियों में जो जंतु हैं, जानवर हैं, आपने देखा होगा उनमें आलस्य भर जाता है और वो लगभग टाइम सोते ही रहते हैं। उनके सोने को ही क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। वैसे तो एस्टिवेशन का मतलब भी सोना ही है और हाइबरनेशन का भी मतलब सोना है, लेकिन हाइबरनेशन का मतलब है जंतुओं का, जानवरों का सर्दियों में सोना। तो जानवरों के सर्दियों में सोने को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और जानवरों के गर्मियों में सोने को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। गर्मियों में सोना। तो क्या प्रश्न है पूछा तो इन्होंने शीत ऋतु में है। सर्दियों में पशुओं का सोना क्या होगा? हाइबरनेशन। और गर्मियों में पशुओं का सोना क्या होता है? एस्टिवेशन। अगला प्रश्न है साथियों, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? प्यारे साथियों, आपको पता है जीवों के अंदर एक गुण होता है लोकोमोशन। जैसे जीव सांस ले सकते हैं वो एक गुण है। जैसे जीव अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं, वो एक जीवों का लक्षण है। ठीक उसी प्रकार जीवों का एक लक्षण होता है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है अपना स्थान बदल सकना, अपनी जगह बदलने में सक्षम होना। तो सभी जीव अपनी जगह बदल सकते हैं। हाइड्रा, लीच, तारामीन, यानी इसको स्टारफिश बोलते हैं। तारामीन, तारा मतलब स्टार, मीन मतलब मछली, ठीक है, स्टारफिश।
ये सब अपनी जगह बदल सकते हैं, आप सबको पता है, लेकिन स्पंज एक ऐसा जीव है जो अपनी जगह बदलने में सक्षम नहीं है, जो लोकोमोशन करने में सक्षम नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 32वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहली बात है, राष्ट्रीय प्राणी क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय जीव है, राष्ट्रीय पशु, प्राणी नहीं, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हमारे देश का, भारत का, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पशु है बाघ। जो बाघ है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है, और राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। समझ रहे हो, राष्ट्रीय पशु बाघ है और उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और बात करें अगर भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव कौन सा है, तो अभी अभी हमने ज्ञात किया था गंगा सोंस, यानी गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन। गंगा नदी वाली डॉल्फिन जो है वो पानी वाला राष्ट्रीय जीव है। और अगर वैसे बात करें तो जो है पैंथेरा टाइग्रिस है, अपना बाघ है, वो राष्ट्रीय जीव है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज कैसी लगती हो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर वीडियोज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना, आप सभी का बहुत बहुत आभार है, और इतना ही। जय हिंद, जय भारत।